Hello everyone, क्या हाल चाल? दिस इज एजुकेटर आशुतोष। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री शॉर्ट नोट सीरीज। ठीक है, जहां पर हम हर एक चैप्टर को 10 से 15 20 मिनट में हम इस चैप्टर को हर चैप्टर को निपटाएंगे। डिटेल फार्मूला पढ़ेंगे, हर कोई इसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को डन डस्टेड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में यहाँ पर मैं वेटेज वाइज यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़ते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसको फॉर्मूला को आप एक शीट में आप लिखते जाइए, ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी बनते जाए, फॉर्मूला शीट आपका बनता जाए। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए मेरा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन एम बी। ठीक है, जो एच होता है मेरा वो होता है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है मेरी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक, ये हो गया। या एच अपॉन एम पी, यानी पी यानी कि मोमेंटम इसको बोलेंगे। आपने पढ़ा होगा कि पी इजिकल्स टू एम वी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इजिकल्स टू, तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब किसी का अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? एम वी आर इजिकल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। एन जो रहेगा वो मेरा वैल्यू गिवन रहेगी कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की, कौन से ऑर्बिट का मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो रहेगा, तो एन आपको गिवन रहेगा। एम आपका मास है, वी आपका वेलोसिटी है, आर आपका रेडियस है, एच उसका प्लैंक कांस्टेंट है अपॉन टू पाई। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज मोर देन एच अपॉन फोर पाई। ठीक है, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी आप इज मोर देन एच अपॉन फोर पाई। ठीक, ये आपको बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो मास रहेगा, यहाँ पर मास जो रहेगा वो मेरा केजी के फॉर्म में रहेगा। ओके, उसके बाद अगर मेरा किसी क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि एक्स मीटर पर सेकेंड विथ एक्यूरेसी 2%, इसे 2% की एक्यूरेसी के साथ में दिया हुआ है, तो एक्स ऑफ 2% यानी कि एक्स इंटू 2/100 करके इस तरीके से ये सवाल आपका बनेगा, अगर यहाँ पर एक्यूरेसी 2% यहाँ पर दी हुई रहती है तो। बाकी आप डायरेक्टली फॉर्मूला में डालेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन बोर्स वाले में। बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट हमेशा करता है, मेरा क्या हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप अपन देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बताता है, उससे क्या पता चलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन हमें पता चलता है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये है डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये ऐसा करते करते इतना लंबा सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में नहीं रखना है, पर क्या पता अगर आ जाए तो आपको बस इतना देखना है। इससे आपको क्या मिलेगा, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इससे आपको एम एन और एल, ठीक है, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, या आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑर्बिट्स क्या होता है। ऑर्बिट्स इज डिफाइंड एज सर्कुलर पार्ट अराउंड विच सर्कुलर पार्ट अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये एक सर्कुलर पाथ होता है जिसके न्यूक्लियस के, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मेरे रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेरा कोई भी डोंट ओबे वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ओबे नहीं करेगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये ओबे नहीं करेगा। इसका डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मेरे से पूछता है कि किसी भी ऑर्बिट में मेरे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो मैं उसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 2n²। अगर मुझसे पूछता है फर्स्ट ऑर्बिट में मेरे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, टोटल आपके 2 हो गए। सेकंड ऑर्बिट में मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट में मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मेरे 8 हो जाएंगे। वैसे करते करते सवाल बना लोगे। ऑर्बिटल्स में आते हैं, ये एक 3D स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्स। ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होता है। ठीक है, फॉलो वेव कैरेक्टर ये फॉलो करेगा, साथ में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी फॉलो करेगा ये। इसमें एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल सारे के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल को छोड़ के सारे के डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है किसी भी, अगर उनको पूछता है पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे कितना होते हैं? इन सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होते हैं। ओके, डन। अब नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में इस बार पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। एन को मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को मैं बोलता हूँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम को बोलता हूँ मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, एन मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेल, और एल मेरा रिप्रेजेंट करेगा सब शेल। ठीक, तो एस वाले ऑर्बिटल में मेरे कितने हो जाएंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम में भर सकता हूँ। पी वाले में मैं 6 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ मैं। डी वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, और एफ वाले में डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक, अब एल की वैल्यू क्या है फॉर एस पी डी एफ? एल की वैल्यू होती है 0 फॉर एस, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ के लिए 3 होती है। ठीक, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एल होता है हमेशा वो एन से छोटा होता है। ठीक, तो एल की फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 0 to n-1। ठीक,
ये आपको समझ आ गया। अब मेरे से अगर पूछ रहे थे इस सवाल में कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ये होता है रूट ओवर एल ब्रैकेट में एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, इस तरीके से मैं पता करूंगा, और एच अपॉन टू पाई को भी मैं एच के ऊपर एक ऐसा लाइन खींच के इस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में किस तरीके से पता करूंगा। तो एस के लिए मेरा जीरो हो गया, पी के लिए माइनस वन जीरो प्लस वन, डी के लिए माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, और एफ के लिए मेरा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। तो अगर मेरे से पूछता है कोई भी, अगर मान के चलो कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका अगर मुझे एम पूछता तो आप क्या बोलोगे, माइनस वन इसका एम आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर मैं एफ मेरे यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन, तो उसका पूछेगा कि इसका एफ इसका एम कितना है, तो आप बोलोगे माइनस वन है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एक फॉर्मूला होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एल और एम का रिलेशनशिप ये होता है कि एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन होता है। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई मैग्नेटिक बिहेवियर क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। जब ये इस तरीके से होगा उसको मैं प्लस वन बाई टू बोलूंगा, और ये अगर उल्टा हो जाएगा उसको मैं बोलूंगा माइनस वन बाई टू। अब अगर मेरे को स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा रूट ओवर एस ब्रैकेट में हो जाएगा एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा। अब कुछ कुछ जरूरी बातें आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ सबशेल इन एनएच शेल, कितने नंबर ऑफ सबशेल होते हैं किसी एनएच शेल में, वो मेरे एन के बराबर होगा। अगर मेरे को पूछता है फिफ्थ शेल में मेरे कितने सबशेल होंगे, तो आप बोलोगे पांच। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, किसी भी ऑर्बिटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं किसी भी सबशेल में, तो ठीक है, तो आप उससे क्या पता करोगे, आप पहले एल का वैल्यू देखोगे क्या एल का वैल्यू उसमें, और उसमें इस तरीके से आप बना लोगे। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी एक सबशेल में, तो ये आपका यहाँ पर टू ब्रैकेट में टू प्लस टू एल प्लस वन आपका यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनएच शेल, ये मेरा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल इन एनएच शेल हो जाएगा मेरा एन, और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनएच शेल हो जाएगा मेरा एन स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आता है मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल, वो मेरा टू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ आया, सब शेल पूछा है तो एन बोलूंगा, ऑर्बिटल पूछा तो एन स्क्वायर बोलूंगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो टू एन स्क्वायर में बोलूंगा। ठीक, अब शेप क्या क्या होता है मेरा, एस का मेरा शेप होता है यहाँ पर स्पेरिकल शेप होता है, पी का मेरा डम्बल शेप होता है, डी का मेरा डबल डम्बल शेप होता है। ठीक, अब आता है नोट्स के बारे में। नोट्स बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार बार पूछते हैं नोट्स के आपके सवाल। सबसे पहले आता है टोटल नोट्स, मेरा एन माइनस वन होता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स में कैसे पता करूंगा, एल जो रहेगा उसको में से मेरा एंगुलर नोट पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोट क्या होगा, एन माइनस वन एल माइनस वन। ठीक, इस तरीके से मैं आपका एंगुलर रेडियल नोट्स में पता करूंगा। नोट्स पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बीवाईक्यूज में आप देखोगे आपको बन जाएंगे आसानी से। ठीक, अब आते हैं एनर्जीज पे। अगर मेरा कोई एच लाइक एटम है या मल्टी इलेक्ट्रॉन का कोई एटम है, ठीक है, तो उसमें दो अलग अलग फॉर्मूला एग्जिस्ट करती है। तो अगर मेरा कोई एच लाइक आइटम है, तो इसमें मेरा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेरा एन होगा उतना ज्यादा मेरा एनर्जी होगा। अगर मेरा कोई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें मेरा उल्टा हो जाएगा, इसमें एन प्लस एल भी मैं लगाऊंगा, ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल। इस पे आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ओके, इफ सेम देन मोर एन दैट इज मोर ई। अगर मेरा एल सेम आ रहा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा एल एन होगा मेरा उतना ज्यादा ई होगा। ये बात आपको समझ आएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन फीलिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ कुछ हम जानते हैं। अभाव प्रिंसिपल, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड बाय इन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल। अभाव प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन है वो मेरे एनर्जी लेवल के हिसाब से वो फील्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का कम एनर्जी लेवल है तो वो बाद में फील होगा, और किसी ज्यादा एनर्जी लेवल है तो वो सबसे पहले फील होगा। एक एनर्जी प्रॉपर एनर्जी असेंडिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से वो फील होंगे इलेक्ट्रॉन्स। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि दो द नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर कुड हैव द सेम क्वांटम नंबर। ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, हुड्स रूल क्या बोलता है कि ये चीज होना पॉसिबल है ना, ये आपका इस तरीके से हो रहा है, ये आपका पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है, पर ये चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक इस तरीके से भर रहा हूँ, इस तरीके से भर रहा हूँ, उसके बाद ये एक उल्टा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पहले इस ऑर्डर में भराएगा, उसके बाद में मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को मैं डालूंगा। बाय यूनिडायरेक्शनल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है। ठीक, हुड्स रूल ये बताता है मेरा। नेक्स्ट आता है कुछ जरूरी आपके वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक, दूसरा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाता है। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो जाता है।
ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू याद होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। उसका मास होता है मेरा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कोई प्रोटॉन का मेरा चार्ज होता है यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और उसका मास होता है मेरा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, प्रोटॉन का हो गया। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि जीरो, उसका पर मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक। अब कुछ मॉडल्स पे अपन आते हैं। थॉमसन जो है मेरा प्लम पुडिंग मॉडल दिया हुआ था। ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या बोला था कि 100 नैनोमीटर का वो थिक, एक 100 नैनोमीटर का वो एक थिक फॉइल लिया था, जिसमें मेरा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स में वो यूज किया था। ठीक है, ये इसका मॉडल का वो है। तो आपसे सवाल डायरेक्टली पूछेगा कि मैंने क्या क्या तरीके के मेटल्स यूज किए थे, तो आप बताओगे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर में उसने यूज किए थे। उसका थिकनेस कितना था? 100 नैनोमीटर उसका थिकनेस था। ठीक। अब ईएमएफ थ्योरी में आते हैं। ये कौन दिया था? क्लार्क मैक्सवेल दिया था। इसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि एक हर्ट्ज जो होता है वो एक साइकिल पर सेकंड को बोलते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो मेरी स्पीड ऑफ द लाइट। तो इससे इसने ये फॉर्मूला दिया था आपका, C इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा न्यू। ठीक है। व्हाट इज न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो स्पीड, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और न्यू मेरा हो जाएगा क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैं और तरीके से लिख सकता हूँ, वन बाय, फ्रीक्वेंसी को मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी होता है। और मेरा लैम्डा का फॉर्मूला होता है ये वे, इसको क्या बोलेंगे? मैं वेव नंबर बोलते हैं इसको। अगर वी के ऊपर ऐसे एक डैश बन जाए तो उसको मैं वेव नंबर बोलूंगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं ना इसको, यहाँ पर। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर लैम्डा बढ़ रहा है, ठीक है, लैम्डा बढ़ रहा है तो किसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा? नीचे आपको ध्यान देना है, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव का होगा। ठीक है। फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी, फिर एक्स, फिर गामा, फिर कॉस्मिक रेज। सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरा रेडियो वेव का होगा, फिर माइक्रोवेव का उससे कम होगा, इंफ्रारेड का उससे कम होगा, विजिबल का उससे कम होगा, यूवी का उससे कम होगा, और एक्स का उससे कम, गामा का उससे कम, और कॉस्मिक का उससे कम। गामा रेडिएशन मेरा कैंसर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। ठीक। अब जो मेरा प्लैंक है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्यू इज इक्वल टू एनी, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उसके बारे में उन्होंने नहीं बता पाए थे। ठीक है। तो उन्होंने ये एक इक्वेशन दिया था इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एच सी बाय लैम्डा। ये बहुत बेहतरीन इक्वेशन प्लैंक ने दी थी, इसको बोलते हैं प्लैंक इक्वेशन बोलते हैं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ क्वांटा इज कॉल्ड 1 आइंस्टाइन। यानी कि ये जो है मेरा 1 मोल ऑफ क्वांटा, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, इसका वैल्यू क्या होता है मेरा? 0.623 इंटेरियर और -34 समथिंग है सर, उसका 23। ठीक है। ये करके मेरा फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो नंबर का। ठीक। तो ये हो गया मेरा। इस तरीके से अगर कोई सी मोल के बारे में रिस्पेक्टिव में पूछे तो आपको यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर लगा देना है। ये होता है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट अपॉन प्लस 1/2 mv स्क्वायर। ये आपने फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है। तो आपको आइडिया है इस चीज का। नेक्स्ट आते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोमेट्री। जो भी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्पेक्ट्रा के स्टडी से डील कर रहा है उसको मैं बोलूंगा स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक। रिडबर्ग इक्वेशन क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू आर एच एन अपॉन 1/n l², यानी कि लोअर वाले का मेरा एनर्जी, लोअर वाला जो भी मेरा एन है, और इंटू -1/h n h²। ठीक है, हायर वाले का एनर्जी। तो इस तरीके से आर एच को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 109677 सेंटीमीटर -1। ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, इसको बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन। एनएल होता है मेरा लोअर लिमिट, लोअर वाले स्टेट का ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, और एच वाला मेरा हायर वाले के बारे में बता रहा है। ठीक है। इस तरीके से बनेगा। और इसमें आता है मेरा कुछ सीरीज आते हैं। ठीक है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज होते हैं, जिसके में एन मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, लाइमन में, और टू मेरा 2 से लेके N2 मेरा जो रहेगा, मतलब देखो एन एल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और एन एच जो हो जाएगा मेरा 2 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और इसमें क्या एमिट कर रहा है? ये यूवी रेज एमिट कर रहा है। बाल्मर है मेरा एन एल जो मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका एन एच जो हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, ये विजिबल रेंज में आता है। पेस्टन मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से इन्फिनिटी में रहता है, और ये इंफ्रारेड में आ जाएगा। ब्रैकेट हो जाएगा मेरा यहाँ पर 4 रहता है। ठीक है, और ये 5 थ्रू इन्फिनिटी रहता है, ये मेरा इंफ्रारेड में ये भी आ जाएगा। पी फंड में जो होता है मेरा 5 होता है, और मेरा ये 6 टू इन्फिनिटी में होता है, ये भी इंफ्रारेड में आ जाएगा। हम्प्री मेरा 6 रहता है, एनएल, और 7 टू इन्फिनिटी मेरा एनएच हो जाता है, ये मेरा फार इंफ्रारेड में मेरा दिखेगा।
अब ये जो एच सी बाय लैम्डा वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर ये एनर्जी का किसी दो एनर्जी के डिफरेंस में हमारे बात करेगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ आ गया। एंगुलर मोमेंटम का ये भी आ जाता है एक फॉर्मूला। अगर मेरा किसी एन उसके बारे में पूछा तो आपको यहाँ पर एन लगा देना है, एंगुलर मोमेंटम का आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, किसी भी अगर मेरे को ऑर्बिटल का मेरे को रेडियस या किसी भी ऑर्बिटल रेडियस मुझे पता करना है तो मेरा ये फॉर्मूला है ए एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, इसका वैल्यू ए नॉट का मेरा वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर, और अगर नैनोमीटर में बोलूँ तो 0.0529 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से। ठीक है, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड। ठीक, फॉर एच लाइक एटम्स के लिए देखा जाता है। ई एन में मेरा क्या होता है, ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन। Sorry, En is directly proportional to the z square, inversely proportional to the n square। ये आपको यह बात याद रखनी है कि En जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे n स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये फॉर हाइड्रोजन का लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो -2.18 इंटू 10⁻⁸ जूल पर एटम अपॉन एन स्क्वायर हो जाता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर पर एटम हो जाता है ये। 1312 किलो जूल पर मोल हो जाता है अपॉन एन स्क्वायर ये। ठीक है, इसके अलग अलग वैल्यू, अलग अलग यूनिट्स में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। एच लाइक एटम्स के लिए क्या क्या हो जाएगा मेरा, -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक, अब इसका एक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी आता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू रिडबर्ग हो जाएगा अपॉन एल एल का स्क्वायर माइनस 1/NH का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 पॉइंट इज इक्वल टू -2.18 न्यूटन पावर -18, और ये वाला सेम चीज, ये क्या है, रिडबर्ग इक्वेशन का, रिडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मेरा डेल्टा ई पॉजिटिव आता है, ठीक है, यानी कि मेरा एन ऑफ द हायर मेरा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एन ऑफ द लोअर से, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ये शो कर रहा है। और वही चीज अगर ये नेगेटिव हो जाती है मेरी डेल्टा ई, ठीक है, तो यानी कि एन एल का मेरा वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एन एच, यानी कि एमिशन स्पेक्ट्रम ये शो करेगा। ठीक, ये बातें हो गई। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बहुत पीवाईक्यूज में देखा हुआ गया सवाल। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसा होता था, एन टू माइनस एन वन अपॉन एन टू माइनस एन वन, ब्रैकेट में एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू। ठीक, एन टू आपका हायर स्टेट होगा, एन वन आपका लोअर स्टेट होगा। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉप फ्रॉम एनएच शेल टू द ग्राउंड। अब ये एनएच शेल की कोई भी पांचवा छठवा कोई भी एनएच शेल से मेरा ग्राउंड में सीधा डाला जा रहा है, तो उसका क्या होगा, मेरा कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, अब आता है मेरा वी एन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, वेलोसिटी का, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। आपको एक चीज को याद रखनी है। ठीक है, जेड क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर। तो वी नॉट की वैल्यू होती है मेरे 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आप कोई भी नंबर ऑफ फोटोन आपको पता करना है, ये भी आप मॉडल फिजिक्स में आप पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में, नंबर ऑफ लोगों को प्रोटॉन पता करना है, तो टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन से मेरे को पता चल जाएगा। टोटल एनर्जी जो भी आपको गिवन रहेगा अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इससे मेरा नंबर ऑफ फोटोन आपको पता चल जाते हैं। ओके, अब इफ सोर्स emitting the radiation is placed in a magnetic field या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा जीमेन इफेक्ट। ठीक है, और अगर यही चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा स्टार्क इफेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई। अगर कोई भी सोर्स है एमिटिंग, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है, और उसका स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा जीमेन इफेक्ट। अगर वही चीज वो स्प्लिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली कौन बताया था, आपका डेविसन और गारोन ने बताया था आपको। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है, वो 10⁻⁻10 होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है मीटर। ये आपको डायरेक्टली ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली आप पीवाईक्यूज एनसीईआरटी के कमिंग ईयर्स में आपको सवाल हर जगह आपको ऐसा आपको डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस पर में। अगला, जेजे थॉमसन ने मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, चैडविक ने मेरा न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने मेरा प्रोटॉन डिस्कवर किया था। जेजे थॉमसन ने कैसे डिस्कवर किया था, थ्रू कैथोड रेस, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, एक आपका एटॉमिक नंबर का एक सीरीज दिखा होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा। तो जो Cu और क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसे याद रखना है हमेशा, कि इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में घपला है।
ठीक है, तो आपको इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को अलग से आपको याद रखनी है। अगर याद नहीं हो रहा है आपको, तो आप उसको सामने में लिख के चिपका लो। इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा कपला होता है। ठीक, तो ये था आपका बेसिकली। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारे तरफ से स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का। मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें, हर एक जो पीवाईक्यूज में आई हुई है, मैंने वो हर चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, मुश्किल से 20 मिनट में मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया है। ये आपकी बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट बन रही है, और इसके साथ में आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, जो कि है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक, या सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स आपका नेक्स्ट चैप्टर, तो हम उसके साथ में आपको मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद।